लोगों को नमस्ते। यहाँ पर उपस्थित अनिल चतुर्वेदी सर और हमारे सभी सीनियर लोग, आप सब लोगों के आशीर्वाद से आयुर्वेद में अपनी जगह बना पाना कानपुर के क्षेत्र में आकर के, क्योंकि आयुर्वेद में काम करना शुरुआत में हम सबके लिए टफ होता है और यदि आप सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं दिल टूटता है। जब मैं यहाँ कानपुर में आया तो अनिल चतुर्वेदी सर का, गुप्ता सर का, आरपी सर का और बहुत सारे सीनियर मित्र सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। इस सपोर्ट की वजह से ही मैंने पहले यशोदा नगर में क्लिनिक डाला, उसके बाद गोविंद नगर और अब जाके अशोक नगर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आपके आशीर्वाद से पिछले 8 सालों से लगातार रीढ़ की हड्डी पर ही काम कर रहा हूँ। आपने जो आशीर्वाद दिया है उसी की वजह से निरंतर एक व्याधि पे काम करने की वजह से जो मुझे थोड़ा सा अलग हासिल हुआ है वो आपके साथ शेयर करने आया हूँ। आज का टॉपिक है स्लिप डिस्क, सciatica या हार्निटेड डिस्क। ये तीनों कहीं ना कहीं एक ही चीजें हैं। थोड़ा इसमें हम लोग ये समझते हैं कि ये तीनों एक ही चीज है और लगातार जो पेशेंट्स हैं हमारे परेशान हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसी कोई क्लिनिक नहीं होगी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जिसके पास रीढ़ की हड्डी का मरीज कमर दर्द को लेके जाता ना हो, और जाता है 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद पेशेंट जस तक तस रहता है। तो हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि पेशेंट वैसा ही क्यों रहता है, या एलोपैथ का या दूसरी जो विधाएं हैं उनमें जो इसका ट्रीटमेंट है उसमें इस बीमारी का आराम क्यों नहीं मिलता है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम सभी को अपने कॉलेज का टाइम याद होगा जिसमें हम लोग जो है वर्टिब्रा का जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसमें ऊपर की 7 हड्डियां जो है सर्वाइकल की कहलाती हैं, बीच की 12 जो है हमारी थोरेसिक की कहलाती है, नीचे की 5 लंबर की, फिर सैक्रल और कॉक्सी हड्डियां रहती हैं। इसके बाद जब बात आती है कि इसमें असल में डिस्क होती क्या है, तो डिस्क जो हम देख पा रहे हैं जो वर्टिब्रा के आगे का हिस्सा होता है, जो हड्डी के ठीक ऊपर एक बुलबुली गद्दी सी होती है, उस गद्दी के अंदर जो बीच का पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसा। ये बिल्कुल एक जेलीनुमा पदार्थ होता है। ये जेलीनुमा पदार्थ चारों तरफ एक रिंग से घिरा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनुलर रिंग्स। इस एनुलर रिंग्स का यह जो बीच का पदार्थ है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसा बोलते हैं, इसका पोषण होता कहाँ से है? इसका पोषण होता है, ये जो वर्टिब्रा दिख रही है, वर्टिब्रा के अंदर छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, वो नर्व्स जो है इसका पोषण करती हैं। नर्व्स इसका पोषण जब तक करेंगी जब तक पेशेंट एक्टिव है या वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पेशेंट जो बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है, थकान होती है या बहुत ज्यादा आलस भी कर रहा होता है। आपने सुना होगा कि अक्सर पेशेंटों को हम लोग मना करते हैं कि बुलबुले गद्दे पे मत सोइए। बुलबुले गद्दे पे सोने से क्या होता है, कहीं ना कहीं कफ या जकड़न ज्यादा बढ़ती है, जिससे कि यहाँ पर रहने वाली, इस वर्टिब्रा के अंदर रहने वाली जो छोटी छोटी नर्व्स होती है वो ब्लड का सर्कुलेशन करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से हमारी ये जो डिस्क है इसका जो न्यूट्रिशन है वो वैल्यूज कम हो जाती हैं और ये काम करना बंद कर देती है। ये जो डिस्क होती है, सबसे पहले क्या होता है, आयुर्वेद में बात आती है वात पित्त कफ की। तो बात करते हैं वात पित्त कफ की। जो वात होता है, वात के एक गुण है रूक्षता। रूक्षता अतिगत, रूक्षता जब भी आती है जब क्षमता से अधिक कार्य कर रहे हो या किसी भी चीज में जब अपनी सीमा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें रूक्षता की तरफ चली जाती है। ये जो है स्लिप डिस्क में जो है, जो नॉर्मल डिस्क है, जब हमारे को सबसे पहली चीज आती है गद्दी में रूखापन आता है। जब रूखापन आता है, जो बीच का न्यूक्लियस पल्पोसा है, ये न्यूक्लियस पल्पोसा में जो है रूक्षता आने की वजह से इसकी आर्द्रता में कमी आ जाती है, जिसके कहते हैं हम लोग कफ की वृद्धि हो गई है, कफ की कमी हो गई, जिसकी वजह से जो है ये रूखापन बढ़ता है और एनुलर रिंग अपना साइज जो है वो छोड़ जाती है। एनुलर रिंग साइज छोड़ती है जब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं डिस्क बल्ज। डिस्क बल्ज की जो सबसे पहली कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को पेन होता है और वो सबसे पहले हमारे लोकल के डॉक्टर्स के पास में जाता है, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर है, मेडिकल स्टोर है, वहां पे जाता है। बात यह है कि जो बल्ज हो भी रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। तो कोई इंजरी हो जाए या हम कहीं से एज फैक्टर हम देख रहे हैं 50 साल का है, 60 साल का है, 60 साल के बाद उसने क्षमता से अधिक कार्य किया है तो 40 साल में भी ये बीमारी देखने को मिलती है। आजकल जो हम लोगों की, जैसे हम डॉक्टर्स की लाइफ स्टाइल की बात कर ले तो 12-12 घंटे तक प्रैक्टिस करने वाले लोग भी हैं और लगातार एक कुर्सी पे एक बार बैठ गए तो शाम को 250 पेशेंट देख कर उठने वाले भी डॉक्टर्स हैं हमारे पास में। तो कहीं ना कहीं इनको भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर 12 घंटे 8 घंटे गलत पोजीशन में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी दब जाती है और दिक्कतें आती हैं।
हम हिंदू में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है महामृत्युंजय मंत्र या शंकर जी की एक पूजा होती है जिसमें लंबे समय तक बैठते हैं। पिछले सावन के बाद में मेरे पास कम से कम 12 पेशेंट ऐसे आए जिन्होंने वो कार्यक्रम रुद्राभिषेक करने के बाद में कम से कम 12 पेशेंट है जिनको ये दिक्कतें हो गई। तो लॉन्ग सिटिंग जो है, एक सिटिंग में लग के अगर हम बैठ गए तो कहीं ना कहीं बॉडी रुक्ष हो जाती है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। एज रिलेटेड इश्यू हो गया। आजकल जो नई चीज है जिसमें ओबेसिटी और डायबिटीज, मैं एक सीएमई में गया था लखनऊ, तो वहां पे एक डायबिटीज के डॉक्टर आए थे, बहुत सीनियर थे। उन्होंने बोला कि आजकल हम लोगों को अपने बच्चों को जो है ना गोल मटोल देखने का बहुत शौक होता है, वो फूले फूले दिखे तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि गोल मटोल होना कहीं ना कहीं खतरे से भरा हुआ रहता है। तो बॉडी जितनी स्लिम रहे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। हम थोड़े अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो ये बल्ज हुआ इसके वो सारे कारण थे जो हमने अभी बताए आपको। अगर वो कारण होंगे तो डिस्क हमारी बल्ज हो गई। अब सबसे पहले जो हमारा प्रैक्टिशनर है, चाहे वो योगा प्रैक्टिशनर हो, दूसरा प्रैक्टिशनर हो, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर हो, मेडिकल स्टोर वाला हो, या हमारे जो डॉक्टर्स आए हैं खास तौर पे इनके लिए कि सबसे पहला पेशेंट हमारे पास ही आता है, बाद में जाता है सुपर स्पेशलिटीज के पास में। तो अगर हमने पेशेंट को यहीं पर ठीक कर दिया तो पेशेंट इस बीमारी को लेकर के आगे नहीं बढ़ेगा। सपोज दैट कई बार क्या होता है कि हमने जो है उस समय पेन किलर या दूसरी चीजें दी और पेशेंट को आराम नहीं मिला, तो जो सेकंड स्टेज आती है कि ये जो रिंग आप देख रहे हैं, ये रिंग जो है डैमेज हो जाती है, इसको बोलते हैं एनुलर टियर हो जाना। वात का ज्यादा प्रकोप हुआ, एनुलर रिंग रुक्ष होने की वजह से फटने लगी, टूटने लगी। आयुर्वेद भी यही कहता है। तो जब एनुलर रिंग टूट जाती है तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियस पल्पोसा होता है, इसकी जो नमी होती है वो ज्यादा मात्रा में सूखने लगती है। मुश्किल से 6 महीने 8 महीने के अंदर वो पेशेंट जो है ज्यादा गंभीर स्थिति में आ जाता है, क्योंकि लगातार आज की जो पद्धति है उसमें वो एलोपैथ को सबसे पहले सपोर्ट करता है। जब वो एलोपैथ को सपोर्ट करता है तो एलोपैथ में मिलने वाली जो दवाइयां हैं उनकी वजह से भी बॉडी में कहीं ना कहीं रूखापन तो आता ही है। पेशेंट यहाँ पर भी अगर उस डॉक्टर के पास नहीं संभला या उसने आराम नहीं किया या दवाई तो खाई लेकिन वो अपने काम पे जा रहा है या उसने आराम बहुत ज्यादा सिटिंग कर रहा है, तो फिर ये जो न्यूक्लियस पल्पोसा होगा अपनी जगह से बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल करके जो हमारी मेन नस होती है जिसको न्यूरल या स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको जाकर के टच कर लेता है। स्पाइनल कॉर्ड को टच करने की वजह से ही जो पैरों में दर्द आना शुरू होता है उसी को हम लोग सciatica का पेन बोलते हैं। खास तौर पे L3, L4 और L5, L4, L5, L5, L4 और L के बीच से जो तीनों नसें वो जान होती है, तब जाके जब वो एक बड़ी नस को दबाते हैं तो उसको sciatica का पेन बोलते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस पल्पोसा जो है जब इसको टच कर रहा होता है तब अलग अलग तरीके का पेन देखने को मिलता है। किसी को केवल बटक तक पेन आ रहा होता है, तो किसी के पूरी जांघ में पेन आ रहा होता है, और किसी को पूरे पैर में, और किसी को अंगूठे तक। ये जितना ज्यादा न्यूक्लियस पल्पोसा जितना न्यूरल फोरामिना तक जाएगा उतना ज्यादा पेशेंट को पेन देखने को मिलेगा। इस सीएमई की सबसे खास बात जो हमने रखी है वो यही रखी है कि हमको ये पता होना चाहिए कि पेशेंट कब हमें कैच करना है, कैच करने के बाद में वो आगे बीमारी तक ना बढ़ पाए, हम उसको यहीं पर संभाल दें। यहाँ पे नहीं संभाल पाए तो सेकंड अगर स्टेज में हमारे पास आ रहा है तो कुछ ना कुछ उसके एग्जामिन कर लें, उसको एग्जामिन करते हुए जो है हम उसको यहाँ पर भी रोक लें तो मरीज लंबे समय तक खींचेगा नहीं। अब हमने देखा कि न्यूक्लियस पल्पोसा जो है हमारी बड़ी नस यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को तो दबा रहा था, तो किस किस तरीके से दबाता है। जब पेशेंट ज्यादा गंभीर हो जाता है तो कहीं ना कहीं अलग अलग इमेजिंग या एक्सरे वगैरह करा के देखते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कभी वो सेंटर पॉइंट पे दबा रहा होता है, कभी राइट साइड में दबा रहा होता है, कभी लेफ्ट साइड में दबा रहा होता है। जिस साइड को दबाएगा वो हमको हमारी एमआरआई के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, या जो भी हम एग्जामिनेशन उसका कर रहे हैं उससे पता चल जाता है। बात आती है तो इसके सिम्टम्स क्या मिलते हैं। सिम्टम्स वही सेम है कि शार्प शूटिंग पेन होता है लोअर बैक में, नंबनेस रहती है, टिंगलिंग होती है, वीकनेस आती है, पैरों का पतलापन या झुंझुनी वगैरह पैरों में चढ़ने लगती है। इसको पकड़ने के लिए हम कौन कौन से टेस्टों पे ज्यादा विशेष गौर करें, कब कैसे पकड़ा जा सकता है, इसमें थोड़ा सा फोकस करते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास प्रैक्टिशनर के पास ये पेशेंट जाता है तो हमको एक्सरे कराने के लिए बोला जाता है। एक्सरे में हमें क्या देखना है, ये कॉलम्स जो है ये बराबर अपनी मात्रा में अलाइन है या नहीं है। अगर वो अलाइन है तो कहीं किसी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये जो छोटे छोटे आपको गोले दिखाए गए हैं ये गोले बराबर आपको एक्सरे में दिखने चाहिए। आजकल डिजिटल एक्सरे होता है, गोले जब तक दिख रहे हैं मतलब आपके पेशेंट को नॉर्मल सी डिस्क है, यानी कि डिस्क बज हुआ, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही दो वर्टिब्रा के कोने टच हो जाते हैं पेशेंट सेकंड स्टेज में चला जाता है। हम लोगों को वहां पे पेशेंट को एमआरआई के लिए सजेस्ट कर देना चाहिए।
वैसे तो इससे पहले का भी एक टेस्ट होता है SLR टेस्ट। फिर कई बार पेशेंट के साथ हमारी ऐसी स्थिति बनती है कि जो है पेशेंट बोलता है कि सर हमने तो हाथ में रॉड डला रखी है, पेसमेकर लगा हुआ है, हम MRI नहीं करा सकते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं। CT में स्कैन में इससे थोड़ी सी इमेज हमको अच्छी देखने को मिलती है। ये पूरा रूट देख रहे हैं, पूरा क्लियर है। इस CT स्कैन में देखें ये वर्टिब्रा जो है डैमेज है, तो यहाँ पे डैमेज होकर के वो नर्व एरिया में भी जा रही है, तो ये जो नर्व एरिया है वो भी दिख रहा है हमको। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पेशेंट को किस प्रकार की दिक्कत हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पेशेंट को रेफर कर सकते हैं। डील करना है तो डील कर सकते हैं, दवाइयों के अपने अपने सजेशन होते हैं, वो हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात आती है MRI की, तो MRI आज की डेट की सबसे उन्नत जांच है, जिसके माध्यम से, क्योंकि आयुर्वेद में तो वैसे आज भी हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, कहते साहब पहले तो नाड़ी देख करके बता देते थे, आज आप क्यों नहीं बता देते। पता आज भी सकते हैं SLR टेस्ट से पॉजिटिव होता है तो पता चल जाता है, लेकिन पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए हमें उसका सबसे बेहतर जो तरीका है आज की डेट में वो MRI करा लेनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, हमको पता चलता है नर्व कहाँ पर दब रही है, कितनी दब रही है और किस किस एरिया तक दब रही है, तो हमको पेशेंट में कौन से ट्रीटमेंट फॉलो में करने चाहिए जिससे कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी आराम मिलेगा। दूसरी चीज, अगर हम इसको नहीं करते हैं तो कई बार हमने देखा है, मुझे कई लोगों ने ये बात बोली है कि सर हम तो जो है कटी वस्ती कर रहे हैं, हमने पंचकर्मा करा दिया और 3 महीने हमने तो, इवन अभी हाल में एक पेशेंट आया तो बोले मैंने 3 महीने पंचकर्मा कराया। तो पंचकर्मा करने वाले डॉक्टर भी जानते हैं कि 3 महीने पंचकर्मा आज की डेट में पेशेंट करा ले, ये बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आगे बदनाम हो जाता है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि कब हमें पंचकर्मा पे कितने डिसीजन लेने। नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमको जब पेशेंट हमारा आता है तो क्या क्या स्थितियां बनती है हमारे पेशेंट के साथ में, कि वो किस तरीके से घर से निकलता है, उसको दिक्कत होती है तो सबसे पहले हमारे लोकल के मेडिकल स्टोर पे जाता है, पैक प्रैक्टिशनर के पास जाता है जिसको हम लोग झोला छाप बोलते हैं, जिसके पास डिग्री नहीं है, या लोकल डॉक्टर या इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर जो कि हम सभी लोग हैं। इसके बाद हम इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर में एलोपैथी मेडिसिन देने का कोई ना कोई जो प्रयास रहता है, उसमें जो हम लोग देते भी हैं तो क्या देते हैं, पेन किलर, स्टेरॉइड, मसल रिलैक्सेंट, एंटासिड और मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में भी सबको पता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में थाइकोबाल्मिन दिया जाता है, एंटासिड सबको पता है क्या दिया जाता है, मसल रिलैक्सेंट में जिस दवाई के पीछे MR लगा हुआ मसल रिलैक्सेंट हो गई वो दिया जाता है। पर पेशेंट को कहीं भी आराम नहीं मिलता है। ये पेशेंट जो बल्ज वाला था, इससे वो पेशेंट भी हमारा ठीक नहीं होता है। लगातार स्टेरॉइड वगैरह लेने की वजह से उसका कहीं ना कहीं वेट गेन हो जाता है, उसकी तकलीफें पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर यहाँ पर पेशेंट ठीक नहीं होता है तो वो क्या करता है। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि जब वो पेशेंट आपके पास आए तो आप उसको सही रास्ता बता सके कि पेशेंट को कहाँ जाना चाहिए, या आप यदि उसको अप्रोच कर रहे हैं तो किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए जिससे कि जो है हमारा पेशेंट तुरंत से तुरंत ठीक हो सके। दवाई ऐसा नहीं है कि पंचकर्मा से ही ठीक होता है, ऐसा भी नहीं है कि केवल डॉक्टर मनीष यादव के पास जाएगा तो भी ठीक होगा, आपसे भी ठीक होता है। उसके लिए अभी हमारे डॉक्टर साहब ने, पंडित सर ने बहुत सारी औषधियों के बारे में बताया, अभी फिर से चर्चा करेंगे। तो जब इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर को ढूंढता है, किसी ने बता दिया कि तुम योगा किया करो तो वो योगा भी चला जाता है, कोई एक्यूप्रेशर वाले को ढूंढ लेता है, कोई जिम में एक्सरसाइज करने लगता है क्योंकि ओबेसिटी का पेशेंट होता है, एक तो कमर दर्द होता है कि वजन घटाने के लिए ऊपर से जिम ज्वाइन कर लेता है। अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज जो जैसा बताता है वो उसको करने लगता है। अब इसमें होता क्या है, पेशेंट को आराम कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि अगर वो ओबेसिटी का पेशेंट है तो उसकी अपनी समस्याएं हैं, योगा कर रहा है तो उसको जानकारी नहीं, क्योंकि हमारे योगा के टीचर को भी कितनी जानकारी है MRI के विषय में या लंबर स्पाइन के विषय में, वो हम सब आप जानते हैं। बात आती है सुपर स्पेशलिटी ऑपरेट, क्योंकि आराम नहीं मिला है तो कहाँ जाएगा, सुपर स्पेशलिटी न्यूरो फिजिशियन के पास या आर्थोपेडिक के पास में। ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है आप सबके लिए और मेरे लिए भी। आर्थोपेडिक डॉक्टर क्या करता है वहां पे, आर्थोपेडिक डॉक्टर सबसे पहला मेडिकेशन करता है, दूसरा कह देता है फिजियोथेरेपी करा लो। फिजियोथेरेपी में आज की डेट में क्या हो रहा है, टेंस मशीन, अल्ट्रासाउंड और ट्रैक्शन। टेंस मशीन क्या करती है, जो कि हमारे न्यूरो इनहिबिटर मसल्स होते हैं उन पे जाके एक कंपन पैदा करती है, जिससे कि दिमाग का ये सेंसेशन खो जाता है कि उसको वहां पे कोई दिक्कत हो रही है। समय के साथ वो वाइब्रेशन इतने पड़ते हैं कि दिमाग उसको एक नॉर्मल तरीके से लेने लगता है और उसको भूलने की कोशिश करने लगता है। अल्ट्रासाउंड मशीन क्या करती है, वहां पे हम सभी जानते हैं कि हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन की जब बात आती है तो इसी तरीके अल्ट्रासाउंड मशीन जो है डिस्क के अंदर न्यूक्लियस पल्पोसा को सुखा देती है।
ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है वो क्या करती है, जो न्यूक्लियस परपोसा होता है जो प्रेशर में होता है, प्रेशर में आता है क्योंकि इसके अंदर आर्द्रता होती है। जब अल्ट्रासाउंड मशीन का हम यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का मशीन का प्रयोग करने की वजह से ये न्यूक्लियस परपोसा पूरी तरीके से सूख जाता है। सूखने की वजह से ये जो दरारें पड़ती है ये श्रिंक हो जाती है और श्रिंक होने की वजह से पेशेंट को आराम मिल जाता है। ये हमें नहीं पता है कि ये सही है कि गलत है, मतलब कि हम डॉक्टर्स को या बीएमएस डॉक्टर को ये नहीं पता है कि सही है गलत है। इससे नुकसान क्या होता है, जब न्यूक्लियस परपोसा रहेगा ही नहीं तो ठीक 2 साल बाद या 6 महीने बाद 10 या 4 महीने बाद जो पेशेंट को दोबारा दर्द आएगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिब्रा के न्यूक्लियस परपोसा पूरी तरीके से बैठ जाएगा तो दोनों वर्टिब्रा क्या होंगे, आपस में पास आ जाएंगे और वर्टिब्रा आकर के आपस में रगड़ने लगेंगी। तब दोबारा से पेशेंट की कंप्लेन स्टार्ट होती है, फिर वो सर्जन के पास जाता है, सर्जन कहता है कि आप सर्जरी करा लो। तो ये तो हो गई फिजियोथेरेपी की बात। दवाइयों में वही दवाइयां हैं, क्योंकि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो क्या लिखेगा, प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, स्टेरॉइड, पेन किलर, मसल रिलैक्सेशन, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन। ठीक है, अभी आर्थोपेडिक की बात चल रही थी। यहाँ से आर्थोपेडिक के बाद से जब पेशेंट हटता है, नहीं आराम मिलता है तो पेशेंट कहता है भैया हम किसको दिखाएं, तो कोई ना कोई इसको सलाह देता है कि भैया आप न्यूरो फिजिशियन के पास चले जाओ, न्यूरो सर्जन के पास चले जाओ। न्यूरो फिजिशियन की बात करते हैं तो न्यूरो फिजिशियन क्या करता है, हमारा न्यूरो फिजिशियन क्या करता है, उसके पास ये टेक्निक है RAFT यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन थेरेपी। अभी सर से बात चल रही थी कि एक लेजर थेरेपी मशीन है जिससे कि हम लोग वेरिकोज वेन का इलाज करते हैं। ठीक, ये भी मशीन बहुत छोटी सी होती है, इसमें एक तार सा निकला रहता है, हम लोग बहुत छोटा सा चेक करते हैं और ठीक वही जो गद्दी दिखाई दी 2 वर्टिब्रा के बीच में है और न्यूक्लियस परपोसा वहां तक ले जाते हैं और उस न्यूक्लियस परपोसा को क्या करते हैं, सुखा देते हैं। जब न्यूक्लियस परपोसा सूख जाएगा तो गद्दी फिर से श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक होने की वजह से आपकी हड्डी पास में आ जाएगी। उस 2 महीने 6 महीने या साल भर के लिए आपको आराम मिलेगा। साल भर के बाद पेशेंट फिर से आपका रिपीट हो जाएगा। तो ये थेरेपी मतलब कि केवल इसके सक्सेस के रेट जो है केवल 10% है। तो ये अब आपने को डिसीजन लेना है, क्या उसको इसकी सलाह देनी है या नहीं देनी है, हमको भी डिसाइड करना है। दूसरी एक थेरेपी आती है कि जो न्यूरो फिजिशियन है वो क्या कर रहा है, फिजिशियन की बात कर रहा हूँ, वो इंजेक्शन एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन की बात करता है कि हम एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा देंगे तो वो जो एरिया होता है इंजेक्शन लगने की वजह से थोड़ा सा फूलता है, गद्दियां थोड़ी सी चौड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से 2 वर्टिब्रा के बीच में गैप बनता है और पेशेंट को आराम मिल जाता है। ये इंजेक्शन 6 घंटे 6 दिन या 6 महीने तक काम करता है, इससे ज्यादा नहीं करता है। इसकी कॉस्ट 2000 से लेकर के 25000 तक होती है। लेकिन बात वहीं पे 6 महीने बाद पेशेंट क्या होगा, या तो फिर से इंजेक्शन लगवाए या फिर वो पेशेंट सर्जरी कराए। यहाँ पे आराम नहीं मिला तो देन वो कहाँ जाएगा, सर्जरी वाले के पास में। नेक्स्ट सर्जरी वाले के पास में गया। हम सबको पता है कि सर्जरी में क्या होता है, लेकिन सिर्फ सर्जरी समझते हैं, लेकिन उसमें क्या होने वाला है आज वो भी थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। सर्जरी में 3 प्रकार की सर्जरी होती है। अभी नाम नहीं लूंगा किसी डॉक्टर का, लेकिन अभी बाहर के कुछ डॉक्टर आ रहे हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं MIS टेक्निक का। मेरे ख्याल से आप सभी भाई बंधुओं के पास में वो गए होंगे, बोलेंगे हम MIS टेक्निक से सर्जरी करते हैं। तो डिसेक्टोमी में क्या किया जाता है, ये मैंने नीचे दिखाया है, ये हमारी जो डिस्क है, डिस्क में जो हिस्सा बाहर निकल के आ गया केवल उसको काट देते हैं। न्यूक्लियस परपोसा जब कट जाता है तो न्यूक्लियस परपोसा के अंदर जो आर्द्रता रहती है धीरे धीरे करके रस करके वो सिक्यूट्राइजेशन की कंडीशन में आ जाती है और वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ये डिसेक्टोमी 3 तरीके से की जा सकती है। पहला मेथड है ओपन सर्जरी, जो कि सभी लोगों को पता है पहले के टाइम में हो रही थी। दूसरा तरीका है MIS टेक्निक, यानी कि बहुत छोटा सा चीरा लगाएंगे और छोटा सा चीरा लगाएंगे, 2 चीरे लगाएंगे वहां से कर देंगे। तीसरी टेक्निक है एंडोस्कोपी, जो सभी लोग जानते हैं, छोटा सा गाइड वायर डाला, कैमरे के माध्यम से गाइड वायर डाला जाता है, उससे ऑपरेशन कर दिया जाता है। ये तीनों ही प्रकार हमारे डिसेक्टोमी के हैं। दूसरी सर्जरी में क्या होता है, जब ये न्यूक्लियस परपोसा जो गद्दी है यहाँ पर प्रेशर दे रही होती है, जो नर्व दिख रही है आपको, यहाँ पे प्रेशर देने की वजह से ये नस पीछे की तरफ है। इस वाले को देखिए, ये न्यूक्लियस परपोसा कहाँ गया, बीच में। जब ये वाली कंडीशन होती है तो नर्व बहुत ज्यादा पेशेंट को पेन होता है, पेशेंट बिस्तर से खड़ा नहीं हो सकता। इस समय पे जो सर्जरी की जाती है वो होती है लेमिना को कट कर दीजिए। ये लेमिना काट करके हटा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं लेमिनेक्टोमी। लेमिनेक्टोमी कर दी तो पेशेंट को पूरी तरीके से आराम मिल जाता है, ऐसा बताया जाता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, लेमिनेक्टोमी तो हो गई, पेशेंट का ये लेमिना काट के निकाल दिया, पर जो इस गद्दी पे प्रेशर आ रहा था वो कहाँ गया। अगर पेशेंट हमारा ओबेसिटी का है तो गद्दी पे तो प्रेशर पड़ेगा ही, गद्दी पे प्रेशर पड़ेगा, यानी कि पेशेंट हमारे ठीक 3 साल बाद। यहाँ पे समझने वाली बात है पेशेंट कब रिपीट होने वाला है,
3 साल बाद यही लेमिनेक्टोमी का पेशेंट आपका रिपीट हो जाता है, क्योंकि गद्दी दब जाती है और ये न्यूक्लियस पल्पोस लेमिना जहां से काटा जाता है गद्दी और पीछे जाकर के नीचे वाली नसों को, यानी कि अगर आपने L3 L4 का ऑपरेशन कराया है तो ठीक L4 L5 या L1 और L2 की जो नसें वो दब जाएंगी। ये 3 साल में घटना घटती है। जिसने भी सर्जरी कराई होती है तो उसको सब 3 साल में घटना घट जाती है। अगली सर्जरी आती है फिक्सेशन सर्जरी, फ्यूजन या फिक्सेशन सर्जरी। खासतौर पे जब लेमिना कट किया जाता है या डिस्क पूरी खुल गई होती है या टीबी का मरीज होता है जिसमें वर्टिब्रा हमारी जो है पूरी तरीके से डैमेज हो गई होती है, डैमेज हो जाने की वजह से उसमें फ्यूजन की सर्जरी को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि भार जो है शरीर का उठाएंगे तो किस पे उठाएंगे, तो हड्डियों में दम है नहीं और गद्दी पे कोई चीज पड़ नहीं रही है, तो फ्यूजन सर्जरी करके हड्डी को रोक तो लिया जाता है लेकिन पेशेंट को लगातार पेन पहले का जैसा बना रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है कि अपन ने सर्जरी करा ली तो क्या दवाइयां बंद हो जाती हैं? जितने लोग भी सर्जरी कराते हैं इन लोगों की मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने के लिए दवाइयां बंद होती हैं। 6 से 7 महीने के बाद में कहीं ना कहीं दवाइयां फिर से स्टार्ट हो जाती हैं। जिसने सर्जरी कराई है वो लोग भी, और यह जो दवाइयां डिसेक्टोमी कराई है वो 3 साल बाद। एक सर्जरी का फेज है कि कौन सी सर्जरी कराने के बाद कितने समय बाद दर्द आएगा। लेमिना की सर्जरी में ज्यादातर साल भर के बाद में दर्द आना शुरू होता है, डिसेक्टोमी में लगभग 3 साल के बाद दर्द आना शुरू होता है। इसी तरीके MIS टेक्निक जो होती है उसमें 4 से 5 साल बाद दर्द आना शुरू होता है। बात करते हैं कि दवाइयां जो चलती हैं बाद में या पहले, तो उनमें से क्या काम करती हैं दवाइयां। सबसे पहले हम एम्स का पर्चा देख लें या दुनिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज या बड़े से बड़े संस्थान का भी पर्चा देख लें तो उसमें आपको मिलेगा प्रीगाबालिन या गाबापेंटिन। ये क्या काम करता है? जो हमारे न्यूरॉन्स आते हैं पेन को बताने वाले, उनकी मात्रा को बहुत स्लो कर देता है। इनहिबिटर का काम करता है, बहुत तेजी से स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को नींद आना, बेहोशी सी रहना या आंखों का झपकना ये भी देखने को मिलता है। 2 प्रकार की इसमें मेडिसिन चलती है जिसका जो मेन कंटेंट होता है गाबा, जिसमें कि प्री गाबा और गाबा। गाबा ज्यादा अच्छा काम करता है, ये 6 घंटे 7 घंटे तक आराम देता है। प्री गाबा उससे थोड़ा सा कम काम करता है। डोजेस की बात करें तो 70 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम तक देते हैं डॉक्टर, लेकिन इसकी डोज जब तक बढ़ती रहेगी तब तक तो आराम मिलेगा। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि पेशेंट का वेट बहुत तेजी से गेन होता है, और वेट गेन होगा तो पेशेंट तब भी फिर से मरीज बन जाएगा। स्टेरॉइड आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है भाई, ये बल्सिलॉन, प्रेडिसोन और बहुत सारे हैं, आप सबको पता है। पेन किलर क्या करता है? 2 दिन का 6 घंटे या 4 घंटे का आराम देता है, देन उसके बाद पेशेंट जस्ट का तस। मसल रिलैक्सेंट फ्लेक्सोनेमार, यह दवाई के नाम गलती से लिख गए हैं, अगली बार ध्यान रखेंगे। फिर भी मसल रिलैक्सेंट है क्योंकि जहां पर भी स्पाज्म होता है, जहां पर भी कोई चोट आती है वहां पे मसल्स में स्वेलिंग आ जाती है और स्पाज्म इकट्ठा हो जाता है, उसको कम करने के लिए 6 महीने तक मसल स्पाज्म दिया जाता है पेशेंट को आराम। हम सबको पता है, बार-बार सबको बोलना भी सही नहीं है। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन क्योंकि 6 महीने तक अगर किसी मरीज को दवाइयां चल रही हैं तो वो ये सोचने लगता है कि मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, इतना महंगा इलाज है, न्यूरोसर्जन को दिखा लिया, ऑर्थोपेडिक को दिखा लिया, फलाने को दिखा लिया, देन सोच करके डॉक्टर भी उसकी समस्याओं को सुन करके एंटी डिप्रेशन मेडिसिन चालू कर देता है। पेशेंट जस्ट का तस। मल्टीविटामिन में वही मिथाइलोबार्बिन विटामिन B12 की गोलियां देना है। अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो ऐसे पेशेंट को ऐसे भी विटामिन B12 हमेशा कम रहने वाला है, तो फिर हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके डायबिटीज पे ध्यान देना चाहिए, उसके धातुओं पर ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं अब सबसे फिट छूटता है तो अंतिम संजीवनी रहती है आयुर्वेद, क्योंकि जब लक्ष्मण को जो है शक्ति लग गई तो उसके बाद कोई बचाने वाला था नहीं। तो हमारे पेशेंट भी हमेशा समझते हैं कि जब कोई नहीं बचाएगा तो संजीवनी बूटी बचा लेगी, यानी कि आयुर्वेद बचा लेगा। पर आयुर्वेद के साथ में भी अपने कुछ समस्याएं हैं। आयुर्वेद में भी क्वैक्स बहुत है, ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में क्वैक्स नहीं है। 4 गोलियां 4 त्रियोदशांग समझने के बाद में गली गली मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, गली गली जगह पे लोग पुरानी वैद्यशालाएं आज तक चल रही हैं, उनमें इन चीजों को नहीं पता है। जिसके उदाहरण से हम समझ सकते हैं, दीपन पाचन एक कॉमन चीज है। दीपन पाचन के बाद में जैसे कि मैंने कहा वनस्पति औषध देते हैं, एक कॉमन चीज है कि हर श्रृंगार का रस पीना या हर श्रृंगार के पत्ते का काढ़ा बना करके पीना। लोग 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक अच्छी चीज है, आराम मिलता है, सूजन कम होता है, लेकिन अगर हमने ये नहीं पता किया कि पेशेंट को दिक्कत कहाँ पे है तो पेशेंट ठीक कैसे होगा। जो नस दब रही है वो छूटेगी नहीं, और छूटेगी तो आपको आराम नहीं मिलेगा। रस औषधियों का गोल्ड का प्रमोशन मान लें, आयुर्वेद की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है रस औषधियां।
रस औषधियाँ दबा के 1 गोल्ड से लेकर के 3-3, 4-4 गोल्ड के पर्चे चल रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि 4-4 गोल्ड का 20-20, 40-40 हज़ार का पर्चा बनता है, उसके बाद भी पेशेंट गड़बड़ कर जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन की। यहाँ पे आती है कि पेशेंट ऐसा सोचता है कि जब सब खत्म हो जाता है तो डॉक्टर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सजेशन देता है कि पंचकर्मा उसको लेना चाहिए। पंचकर्मा किस कंडीशन पे लेना है हमें ये पता होना चाहिए। कोई पंचकर्मा के डॉक्टर्स बैठे हुए तो मैं फिर से स्लाइड बैक लेके चलूंगा। पहले बैक लास्ट और आ जाइए और बस। जब हमारा एनुलर टीयर है, पंचकर्मा जो कि हमारा बॉडी को शुद्धिकरण का जो काम होता है, अगर हम धातुओं की पौष्टिकता की बात करते हैं तो धातुओं की पौष्टिकता यहाँ पर निर्भर करती है कि रस औषधियाँ इस कंडीशन तक काम करेंगी, कटिवस्ती इस कंडीशन तक काम करेगी। मेरे पास लोग बोलते हैं कि मैंने इतनी कटिवस्ती लगा दी, उतनी कटिवस्ती लगा दी, अच्छी बात है, लेकिन हमको पता होना चाहिए एनुलर टीयर हुआ है स्लिप डिस्क में, वो भी एक स्लिप डिस्क की कंडीशन है, पर वहां पे हमारा पंचकर्म कब तक काम करेगा? जब तक उसका एनुलर टीयर है, थैकल सेक कंडीशन है, इंडेंटेशन हुआ है, तब तक तो पेशेंट को आराम मिल जाएगा। हाँ, हम लोग इसमें क्या करते हैं, हमारे पास वही चीज है, क्योंकि दृष्टि का पेशेंट है तो उसको वात और कफ में जैसे दिक्कत होती है, तो कफ को कम करने के लिए वमन, पेचन, वस्ती, नस्य और रक्तमोचन की टेक्निक्स का स्नेहन स्वेदन का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारे मांसपेशियों में स्नेहन की वजह से बलैंता आती है, मांसपेशियां उन्नत होती हैं, तो फिर पेशेंट को आराम तो मिलता है, लेकिन वो आराम कब तक बना रहेगा ये डिपेंडेंसी करता है हमारे पंचकर्म करने वाले डॉक्टर के ऊपर, उसकी समझ के ऊपर। और बात आती है रायश्री आयुर्वेदिक अप्रोच क्या है। रायश्री क्या करता है, थोड़ा सा इसमें हम अब आपको लेके चलते हैं कि जैसा दीपक पाचन हम सभी कर रहे थे, रस औषधियां हम भी दे रहे हैं, अभ्यंतर स्नेह हम भी करा रहे हैं, विरेचन हम भी करा रहे हैं। फिर अगला क्या है, हम लोग जो है फायर कपिंग करते हैं। फायर कपिंग में क्या रहता है, जो स्पाइनल का एरिया रहता है ऊपर का, वहां पर जो है फायर से जो कप किए जाते हैं, उसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन स्पाइन के ऊपरी हिस्से में लेके जाया जाता है। और जब स्पाइनल जो, क्योंकि बॉडी में जितना भी सोर्स है न्यूट्रिशन को लेकर के आने का, किसी भी चीज को हीलिंग पैदा करने का, तो वो कहीं ना कहीं जो है ब्लड होता है। तो ब्लड का जो सोर्स होता है उसको हम लोग स्पाइन की तरफ लेकर के जाते हैं और वहां उसको जो है थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। देन होल्ड करने के बाद में आता है कि अब हमको स्पाइन अलाइनमेंट करना है। स्पाइन अलाइनमेंट के लिए हमको एमआरआई कराना जरूरी होता है कि कौन सी बोन नीचे है, कौन सी बोन ऊपर है या दाएं बाएं है, थोड़ा बहुत जो हटी हुई होती है उसको सेट करना है। सेट करने के बाद में अगला होता है स्टीम कराना, उसको मृदु करना। मृदु करने के उसको मृदु करने से पहले सेंट्रीफ्यूगल ओलिएशन या वैसोडाइलेशन, नसों को चौड़ा करना, क्योंकि नसें जो दबी हुई है, जो कि हम स्टेरॉइड से काम करते हैं, वही यहाँ स्टीम से काम किया जाता है। स्टीम से चौड़ा करने के बाद में ट्रैक्शन, कायरोप्रैक्टिस, अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द है तो रक्तमोचन, और वही सेम प्रोसीजर कटी और ग्रीवा। जो एनुलर रिंग्स डैमेज हुई है उसको ठीक करने के लिए हमें कटिवस्ती ग्रीवा करनी पड़ेगी, और न्यूक्लियस फर्पोसा बाहर चला गया तो उसके लिए हमको ट्रैक्शन देना पड़ेगा। जब ट्रैक्शन देते हैं तो वहां पे आयुर्वेद यहाँ पे थोड़ा सा हमारा काम अलग हो जाता है, क्योंकि ट्रैक्शन का जो तरीका है, कायरोप्रैक्टिस का तरीका है, ये थोड़ा सा हमको दूसरी चीजों से अलग करता है। राष्ट्रीय आयुर्वेदा किन चीजों पे काम कर रहा है सर? तो जितनी भी नसों की बातें आती है, जहां पर मुक्तता आ रही है, जहां पर जो है विदाउट सर्जरी की जो बात आ रही है, जहां पे स्पाइनल डिसीजेस की बात आ रही है, वो शरीर में कहीं पर भी हो रही हो, या नसों की समस्या जहां पर भी हो रही हो, उसको नॉन इन्वेसिव तरीके से करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद आपके साथ खड़ा है।